नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। स्वागत करता हूं आपका संकल्प स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की जो यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी एस आई के जो क्वेश्चंस की जो हम लोग सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए मैराथन के फॉर्म में, तो उसी मैराथन की आज हम लोग नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को। तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा यूपी पीसीएस 2018 में ये प्रश्न हमारा आया था। तो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? और हमारे ऑप्शन है, पहला है जिराफ, दूसरा है ऊंट, तीसरा कंगारू चूहा और चौथा है आपका कंगारू। तो बेसिकली अगर हम लोग इन सभी के बारे में देखा जाए तो हमारा सामान्य तौर पे उत्तर कौन सा बन सकता था? हमारा ऊंट बन सकता था, यदि इसमें एक ऑप्शन हमारा शामिल नहीं होता, कंगारू चूहा। अब आप पूछेंगे ये जो कंगारू चूहा है ये किस तरीके से रहता है और किस तरीके से इसका ये जीवन यापन करता है? तो कंगारू चूहा जो है हमारा उत्तरी अमेरिका वाले भाग में मिलता है। ये कौन सा? कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका वाले भाग में मिलता है और इसके साथ ही साथ इसे एक दिन में 60 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। कितनी? 60 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है, जो कि इस जल की पूर्ति के लिए इसके जो शारीरिक अंग होते हैं, उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसका, वो बहुत हद तक इसका उपयोगी होता है, बहुत हद तक इसकी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला कौन सा होगा? कंगारू चूहा होगा, जो कि हमें कहाँ पर मिलता है? उत्तरी अमेरिका वाले भाग में मिलता है। और इसे कितनी जल की आवश्यकता होती है? तो 60 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति ये कहाँ से करता है? अपने उत्सर्जन तंत्र या और अपने शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ये अपने जल की पूर्ति करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? हमारा प्रश्न बनता है मरीन हमारा जुड़ा हुआ है आपका समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों से या समुद्री क्षेत्रों से, ये वर्ड जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, भावनगर, जामनगर, मुंबई और पुडुचेरी, ये चारों ही क्षेत्र आपके क्या हैं? समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी ये किस शहर में स्थित है? तो वो शहर का नाम है आपका जामनगर। सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी ये कहाँ पर? जामनगर में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है कि ये पीपीई व ये हमारा पीपीई व सार्वजनिक भागीदारी वाला भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है ये आपका? ये पीपीई, पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप, इसके आधार पर और सार्वजनिक भागीदारी दोनों के सहयोग से स्टार्ट होने वाला भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है। इसके साथ ही साथ यह भारत का राष्ट्रीय जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके सबसे नज़दीक वाला भाग है। तो भारत का समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस क्षेत्र में है आपका? तो वो है आपका रण के कक्ष वाले क्षेत्र में। ओके दोस्तों, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात की जाए तो सबसे अधिक, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। ऊपर वाले को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो इनके सीरीज को हम लोग देखें तो हमारा है सबसे कम जो पावर होती है वो हमारी होती है रेडियो तरंग की। किसकी? रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग के बाद हमारा होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद में जो हमारी तरंगें होती हैं वो होती हैं अवरक्त विकिरण।
अवरक्त विकिरण। अच्छा, अवरक्त विकिरण के बाद में हमारी अगली होती है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, इसके बाद है आपका दृश्य प्रकाश के बाद में पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण, और इसके अलावा हमारा है एक्स विकिरण। एक्स विकिरण, और एक्स विकिरण के बाद हमारा है गामा विकिरण। गामा विकिरण। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो कौन सी वाली विकिरण की है? तो हमारे ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश से पहले हमारा क्या था? अवरक्त विकिरण था। इसके बाद में क्या था? पराबैंगनी विकिरण था। लेकिन अगर हम सबसे इन ऑप्शंस में बात करें तो सबसे ज्यादा जो पावर है वो किनकी है? एक्स विकिरण की है, अगर हम लोग ऑप्शंस के बेसिस पे बात करें। लेकिन अगर हम बात करें कि जितने भी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं इनमें सबसे अधिक पावर किसकी है, तो सबसे अधिक पावर हमारी होती है गामा किरणों की। और दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी आती है? एक्स किरणें आती हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो है हम 5th और 6th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला 5th क्वेश्चन है हमारा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? हमसे पूछा गया है कि कितने दिन सांसद को अनुपस्थित रहने पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो हमारी जो इसमें डेट है, वो डेट लिखना मैं भूल गया, वो है हमारा 50 दिन ऑप्शन में, 90 दिन, 75 दिन या 60 दिन। तो देखिए दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि किसी भी सांसद जो है वो संविधान के अनुरूप कितने दिन अगर अनुपस्थित रहता है सदन में तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है 60 दिन। अगर कोई सांसद जो है वो 60 दिन आपका बिना किसी अनुमति के अयोग्य अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसके लिए जो नियम है या संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है वो हमारा आर्टिकल है 101(4)। संविधान के अनुच्छेद 101 घ में दिया गया है कि कोई भी सांसद अगर 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात की जाए तो इसकी स्वतंत्र मंत्रालय कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। लेकिन 2006 से पहले मतलब 1985 में ये अस्तित्व में आया है ये विभाग। लेकिन ये विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? तो उस टाइम जो है 1985 से लेके 2006 तक ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीचे नहीं दिख रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल करके अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो 2006 से पहले 1985 से लेकर 2006 तक ये कहां पर रहा था? किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत रहा था, जिसको 2006 में स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया है। और वर्तमान में हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वो जो है कौन है? स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी है।
और इसके साथ ही साथ वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है आपके, या शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग रफ करते हैं। आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो सबसे मेन चीज आती है, कितने चीजें दी गई हैं हमसे, न्याय पहला, दूसरा है हमसे स्वतंत्रता, तीसरा हमसे पूछा गया है समानता, और चौथा है आपका भ्रातृत्व। तो इनमें देखा जाए तो न्याय की जो बात की गई है तो वो 3 तरह के न्याय हमें दिए गए हैं। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं समानता की बात की जाए तो 5 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म व उपासना। ये 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं समानता की बात की जाए तो 2 प्रकार की समानता है हमारी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके साथ ही कितने बात की गई है आपको, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, भ्रातृत्व की बात लिख दिया मैंने। तो आपसे पूछा गया बंधुता, कितने प्रकार की बंधुता की बात की गई है, तो एक कौन सा है आपका, भ्रातृत्व। तो देखा जाए हमारा क्रम क्या है, 3, 5, 2, 1। कौन से ऑप्शन में हमारा, पहले ही ऑप्शन में है हमारा 3, 5, 2, 1। तो क्या है हमारा कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। स्वतंत्रता की बात की जाए तो आपकी स्वतंत्रता है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में। समानता की बात की जाए तो 2 समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और बंधुता कौन सी है, भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना की बात की गई है। आते हैं अपने अगले प्रश्न, अगले प्रश्नों पर। तो हम लोग सबसे नीचे वाले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा नीचे वाला ये प्रश्न है 10th नंबर प्रश्न कि लाल सागर एक उदाहरण है किसका, ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का, या आपका यू आकार की घाटी का। तो बेसिकली हम लोग लाल सागर की बात करें तो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला भाग है, ठीक है, और जिसमें आपका ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, गर्म क्षेत्र होने की वजह से इसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका मिस्र है, युगांडा है, सॉरी युगांडा तो बहुत पीछे हो गया, मिस्र है आपका, और लीबिया है, काफ़ी सारे देश इसके आसपास लगते हैं जो कि रेगिस्तान बहुल क्षेत्र हैं। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका उदाहरण है आपका ये, तो जो लाल सागर जो है आपका अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, हम लोग एक सेकेंड, नीचे वाले को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है, तो एबीसी का फुल फॉर्म हमारा होता है, एबीसी का हमारा फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रन, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इसका फुल फॉर्म है।
और ये जो है जब आप इसको समझ चुके होंगे बेबीज़ एंड चिल्ड्रन के लिए है, तो ये किससे संबंधित होगा? कृषि से, संचार से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। तो ये जो है हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके साथ ही साथ इसके जो सूचक हैं, इसके जो इंडिकेटर हैं, वो कौन कौन से इंडिकेटर इसमें शामिल किए गए हैं? तो सबसे पहला है आपका पोषण, दूसरा है उत्तरजीविता, तीसरा है शिक्षा, और इसका जो चौथा सूचक है हमारा वो है टीकाकरण। तो एबीसी इंडेक्स जो है हमारा किससे जुड़ा हुआ है? तो एबीसी इंडेक्स जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रन। ओके दोस्तों, तो इसके सूचक कौन कौन से हमारे? इसके 4 सूचक हैं। पहला है हमारा पोषण, दूसरा है उत्तरजीविता, तीसरा है हमारा शिक्षा, और चौथा है आपका टीकाकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और अपने आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। तो अगला है हमारा निम्नलिखित भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए, कहां पर? बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? किसकी पहचान के लिए? बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है तेंदुलकर समिति, दूसरा है सक्सेना समिति, तीसरा हमारा प्रश्न है लकड़वाला समिति, और चौथा है आपका हाशिम समिति। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा होगा हाशिम समिति। और हाशिम समिति को शहरी क्षेत्रों में गरीबों की पहचान के लिए गरीबों की पहचान के लिए बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। और इस श्रेणी के अंतर्गत, इस समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत 3 कमजोरियां बताई गई कि जिसके तहत जो है शहरी क्षेत्रों में गरीबों की पहचान की जा सकती है। तो हमारा सबसे पहली जो कमजोरी थी वो थी आवासीय। कोई ऐसा व्यक्ति शहरी क्षेत्र में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आवास नहीं है, वो गरीबों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सामाजिक कमजोरी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से उतना समृद्ध नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है, तो उसको भी गरीबी बीपीएल परिवारों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका है पेशाजनक कमजोरी। जैसा कि हम लोग देख ही रहे होंगे कि 2020 के लॉकडाउन में और 2021 के लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे जो हम लोग देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को, जिनके पूरे धंधे जो है वो चौपट हो गए हैं, चाहे आपका किसी भी क्षेत्र से ले लीजिए। और जिसमें सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो शिक्षा विभाग को हुआ है। और शिक्षा विभाग में भी उन शिक्षकों को जो कि आपके कैसे हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हों, चाहे आपके किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हों, सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो इन्हीं को उठाना पड़ा है। और इन्हीं के लिए सरकार के द्वारा कोई भी नीति नहीं लाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी तरह की 3 प्रकार की कमजोरियां इसमें शामिल की गई हैं, आवासीय, सामाजिक और पेशाजनक कमजोरी। और इसके साथ ही साथ इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी है वो वर्तमान में नीति आयोग को दी गई है। किसको दी गई है? नीति आयोग को दी गई है। लेकिन नीति आयोग से पहले ये जो जिम्मेदारी थी नीति आयोग की जगह पर किसको दी गई थी? योजना आयोग को दी गई थी। किसको दी गई थी? योजना आयोग को दी गई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बीपीएल परिवार हैं, इसको मैं कहीं देखिए,
इसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा बीपीएल या गरीबों की पहचान के लिए या गरीबों की जनगणना के लिए सरकार के द्वारा सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले प्रयास किया था 1979 में। कब प्रयास किया था? 1979 में। और ये जो प्रयास किया गया था इसके अंतर्गत वाई के अलग एक समिति बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में? वाई के अलग। एक सेकंड में इसको पीछे कर देता हूं जिससे आपको देखें। वाई के अलग के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति में इनका निर्धारण किया गया था। और वर्तमान में अगर देखा जाए, आय के आधार पे बांटा गया है व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। किसमें? शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर किसी व्यक्ति की शहरी क्षेत्रों में आय, अगर वो प्रति व्यक्ति 972 रुपये खर्च करता है, वहीं शहरों में 1402 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करता है, तो वो गरीबों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये क्राइटेरिया बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ इसके लिए जो बेस ईयर है, बेस ईयर जो घोषित किया गया है वो 2011-12 के आंकड़ों को घोषित किया गया है, या फिर कह सकते हैं बेस ईयर उन सालों को कहा जाता है जिनको बेस मान करके आगे के जो अनुमान हैं वो लगाए जाते हैं। अच्छा, तो हमारा क्या क्या चीज़ें हो गई? भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो थी हाशिम समिति। और हाशिम समिति का जो गठन किया गया था वो किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए था। वहीं वाई के अलग जो समिति घोषित की गई, बनाई गई थी, उस समिति का गठन जो है पूरे भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों की गरीबों की पहचान के लिए 1979 में बनाया गया था। वहीं हाशिम समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। और हाशिम समिति में 3 तरीके की कमजोरियां बताई गई थी। पहली जो कमजोरी थी आपकी जो थी वो थी सामाजिक, दूसरी थी पेशाजनक और तीसरी थी आपकी आवासीय। ये 3 कमजोरियां शामिल की गई थी। और आपसे पूछा जाए कि भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो कौन करता है? तो वर्तमान में इसका जो निर्धारण है वो नीति आयोग करता है, लेकिन इससे पहले इसका निर्धारण जो है आपका योजना आयोग करता था। ओके दोस्तों, और गरीबी रेखा के लिए जो आपका बेस ईयर माना गया है वो किसको माना गया है? तो वो 2011 व 12 को माना गया है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ एक पॉइंट हमारा और छूट गया कि आय के आधार पर शहरी क्षेत्रों में कितनी आय होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आय होनी चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, शहरी क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति की आय 1402 रुपये है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये अगर किसी व्यक्ति की आय है या प्रतिमाह वो खर्च करता है, तो वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे, जो कि है हमारा, देखिए प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ओके, तो ग्रामीण रोजगार की जब बात की जाती है तो भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ा कार्यक्रम लाया गया था जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस मनरेगा के बारे में काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मनरेगा को सबसे पहले इसका शुभारंभ कब किया गया था? मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 में 2 फरवरी 2006 में किस स्थान से? तो स्थान था हमारा अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत, किसकी? मनरेगा की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही उस टाइम जो है इसे 200 जिलों में लागू किया गया था।
कितने में? 200 जिलों में लागू किया गया था। लेकिन 2007 से 8 तक होता क्या है कि इसके जो क्षेत्र था इसका विस्तार किया गया, और क्षेत्र को विस्तार करने के साथ ही साथ इसमें 130 जिलों को शामिल कर दिया गया। अब 130 जिलों को कब शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था 2007 व 8 के बीच में, और जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो तब कितने? 200 जिलों को शामिल किया गया था। इसके बाद 130 जिलों को शामिल करने के बाद में आपका 2 अक्टूबर 2009 को सॉरी इसको स्टार्टिंग से करते हैं। 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। कहां पर? पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। और इसके साथ ही 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा, जिसका पहले नाम था नरेगा, उसको बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये कर दिया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? मनरेगा कहा जाता है। तो ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। और इसके साथ ही साथ वर्तमान में बात की जाए 2021 में इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ का बजट अलॉट किया है, जो कि 2020 का बजट जो था 60,000 करोड़ था, उससे 10,000 करोड़ ज़्यादा है। उसमें इतनी वृद्धि उन्होंने की है। और इसके साथ ही साथ अगर हमसे बात की जाए उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं कि इसमें जो लोगों को जो मजदूरी मिलती है वो संपूर्ण भारत में अलग अलग है। आपका राजस्थान में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है। तो अगर पूरे भारत का देखा जाए तो पूरे भारत को हम लोग नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा की जो मजदूरी मजदूरों को मिलती है वो कितनी? 201 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलती है। कितना? 201 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है। किनको? मनरेगा मजदूरों को। और इसके तहत वर्तमान में कितने? 12.7 करोड़ जो मजदूर हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। कितने? 12.7 इसमें मजदूर जो हैं वो कितने हैं? क्या हैं? रजिस्टर्ड हैं। तो आते हैं हम लोग इसमें तो भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? मनरेगा है, जिसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया था। और उस टाइम इसमें पूरे भारत में 200 जिलों में ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद जो है ये प्रोग्राम 2007-8 में 130 जिलों में शामिल किया गया। वहीं 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण भारत में शामिल कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया था। इसके साथ ही 2021 में इसका जो बजट है वो कितना है? 70,000 करोड़ का है, जो कि पिछले बजट से 10,000 करोड़ अधिक है। इसके साथ ही यूपी में जो मनरेगा मजदूरों को दिया जाने वाली जो मजदूरी है वो कितनी है? 201 रुपये प्रतिदिन होती है। और ये भारत की एकमात्र गारंटी योजना है जिसमें 100 दिन का रोजगार प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। और कहां पर दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है, ना कि शहरी क्षेत्रों में। अगर इसके साथ ही बात करें तो इसमें भारत में अभी तक 12.7 करोड़ मजदूर जो है अभी तक इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी सीरीज यूपीएसआई की मैराथन की, जिसमें आपके यूपीएसआई और यूपीएससी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोगों ने शामिल किया है। तो दोस्तों आप लोगों से यही मेरी हमेशा से शिकायत रही है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं।
तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। ओके, आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते दोस्तों।